प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नई दिल्ली के झंडेवाला में बने आरएसएस के उस कार्यालय की जिसकी चर्चा कुछ दिनों से जोर पकड़ रही है। चर्चा इसलिए जोर पकड़ रही है क्योंकि 19 फरवरी को इस भव्य भवन का लोकार्पण होने जा रहा है। यह 12 मंजिला ऐसा आलीशान भवन है जो किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं है, लेकिन संघ पदाधिकारियों की भाषा में यहाँ सादगी का भी पूरा ध्यान रखा गया है और पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है। 3 टावर वाले इस भवन में 300 कमरे हैं और इसका निर्माण करने के लिए 75,000 स्वयं सेवकों ने 150 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। संक्षिप्त में इस नए कार्यालय की यही कहानी है, लेकिन अब बातें थोड़ी विस्तार से। नई दिल्ली के झंडेवाला में बना यह आरएसएस कार्यालय पहले की तरह केशव कुंज ही कहलाएगा। बस फर्क इतना है कि यह नया केशव कुंज होगा। संघ ने 19 फरवरी को शिवाजी जयंती पर होने वाले लोकार्पण समारोह को प्रवेशोत्सव नाम दिया है। इस खास अवसर पर सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले की उपस्थिति रहेगी। हम आपको यह भी बता दें कि पानीपत के पट्टी कल्याणा गांव में संघ ने 2023 में सेवा साधना केंद्र का लोकार्पण किया था। सेवा साधना केंद्र के निर्माण पर भी लोकार्पण के समय तक लगभग 150 करोड़ की लागत आई थी। नई दिल्ली का केशव कुंज भवन आरएसएस का कार्यालय रहेगा। वहीं पट्टी कल्याणा का भवन राष्ट्रीय स्वयं संघ की राष्ट्र निर्माण की भव्य प्रयोगशाला कही जा सकती है। पट्टी कल्याणा के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। आज केशव कुंज की बात कर रहे हैं हम। केशव कुंज की निर्माण शैली में गुजराती और राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल 5 सितारा भवन निर्माण संस्कृति ही है। असलियत में यहाँ आधुनिकता के साथ सादगी भी नजर आएगी और भारतीय संस्कृति का मिश्रण भी नजर आएगा। केशव कुंज 17,000 वर्ग गज में बनाया गया है। अब हम केशव कुंज के इतिहास की बात करते हैं। दिल्ली के झंडेवाला में संघ का कार्यालय वर्ष 1939 में शुरू हुआ था। वर्ष 1962 और 1980 में जरूरत के हिसाब से कार्यालय में नए निर्माण हुए। कार्यालय का नामकरण प्रथम सरसंघ चालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के नाम पर केशव कुंज रखा गया था। समय के साथ जैसी जरूरत हुई उसी हिसाब से इस कार्यालय का विस्तार होता गया, नई कंस्ट्रक्शन होती गई। वर्ष 2016 में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने नए केशव कुंज के लिए भूमि पूजन किया था। लगभग 8 वर्ष में यह नया भव्य भवन अब बनकर तैयार हुआ है। यहीं पर 19 फरवरी को भव्य प्रवेशोत्सव की तैयारियां चल रही है। आइए अब इस कार्यालय से जुड़ी कुछ खास बातें जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 75,000 दानदाताओं ने इस भवन के लिए 150 करोड़ रुपए दान दिया है। गुजरात के आर्किटेक्ट अनूप दुबे ने इसका डिजाइन तैयार किया है। उन्हीं की देख इसका निर्माण पूरा हुआ है। लगभग 4 एकड़ क्षेत्र और 5 लाख वर्ग फुट में बने इस कार्यालय में 3 टावर बनाए गए हैं, जिनके नाम साधना, प्रेरणा और अर्चना रखे गए हैं। इस कार्यालय में लगभग 300 कमरे हैं। वैसे तो सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने इसका शुभारंभ कर दिया था, लेकिन विधिवत रूप से इस पूरे भवन का प्रवेशोत्सव 19 फरवरी को ही है। इसी दिन से मोहन भागवत व दत्तात्रेय होसबाले यहाँ से काम शुरू करेंगे। इस कार्यालय में 3 बड़े हॉल बनाए गए हैं। पहले हॉल का नाम विश्व हिंदू परिषद के चर्चित नेता के नाम पर स्वर्गीय अशोक सिंघल सभागार रखा गया है। इसमें 463 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। दूसरा हॉल बड़ा है, इसमें 650 प्रतिनिधि बैठ सकते हैं और तीसरे में 250 प्रतिनिधि एक साथ बैठक कर सकते हैं। यहाँ पर 270 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। इस पूरे भवन में पर्यावरण की चिंता की गई है। लकड़ी का न्यूनतम उपयोग किया गया है। संघ कार्यालय के निर्माण में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा गया है। संघ पदाधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार लकड़ी की खपत कम से कम करने के लिए ग्रेनाइट का उपयोग अधिक से अधिक किया गया है। यहाँ के दरवाजे और खिड़कियों के फ्रेम ग्रेनाइट के बनाए गए हैं। यहाँ पर ही एसटीपी बनाया गया है ताकि वेस्ट बाहर नहीं जाए, यहीं पर उसका ट्रीटमेंट हो जाए। यहाँ पर 140 केबी का सोलर भी लगाया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ बनाई गई भव्य लाइब्रेरी की। लगभग 8,000 पुस्तकों की इस लाइब्रेरी में सभी धर्मों की पुस्तकें उपलब्ध है। झंडेवाला कार्यालय में बनाई गई इस लाइब्रेरी की कुछ खास बातें भी हम आपको बता रहे हैं। केशव कुंज में 8वें फ्लोर पर जिस अत्याधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है उसमें अभी तक 8,000 से अधिक पुस्तकें आ चुकी है, लेकिन आगे इन पुस्तकों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। यहाँ संविधान से लेकर सर्वधर्म की पुस्तकें हैं। यहाँ पर केवल हिंदुत्व की नहीं बल्कि बुद्धिज्म, जैनिज्म व इस्लाम सहित दुनिया के सभी धर्मों के बारे में सभी भाषाओं में लिखी गई पुस्तकें उपलब्ध है। मीडिया के लिए बनाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में एलईडी तक लगाई गई है, यानी कि पूरी सुविधा का ध्यान रखा गया है। अब हम आपको बताते हैं जो 3 टावर बनाए गए हैं उन 3 टावर में कहाँ पर क्या कुछ है। पहले टावर साधना में आरएसएस के अपने प्रकाशन,
भारत प्रकाशन और सुरुचि प्रकाशन के कार्यालय भी रहेंगे और प्रचार विभाग का कार्यालय भी रहेगा। इसी टावर में संघ के मुखपत्र पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर के कार्यालय भी रहेंगे। दूसरे टावर प्रेरणा में सरसंघ चालक सहित अखिल भारतीय पदाधिकारियों के रुकने की व्यवस्था रहेगी। छोटी बैठकों के लिए छोटे हाल भी रहेंगे। इन दोनों टावरों के बीच में संघ की शाखा व स्वयं सेवकों के एकत्रित होने के लिए जगह निर्धारित की गई है। तीसरे टावर अर्चना में संघ के कर्मचारियों और प्रवासी पदाधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था होगी। एक बड़ी रसोई भी यहाँ पर स्थापित की गई है। यहाँ बनाए गए भोजनालय में लगभग 70-80 लोग एक साथ भोजन कर सकते हैं, यानी कि स्वयं सेवकों को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। एक डिस्पेंसरी व 5 बेड का छोटा सा अस्पताल भी यहाँ बनाया गया है। संघ कार्यालय की जरूरत के लिए भूतल पर इसकी स्थापना की गई है। विशेष बात यह है कि इस डिस्पेंसरी में आम लोग भी इलाज करवा सकेंगे, यानी आसपास के लोगों के लिए भी ये एक अच्छी सुविधा रहेगी। ये डिस्पेंसरी सभी के लिए खुली रहेगी। अब थोड़ी सी बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यप्रणाली के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मुख्य रूप से आरएसएस या संघ के नाम से ही जाना जाता है। सरसंघ चालक संघ के सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं। संघ में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई का नाम अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा है। यही सभा बड़े फैसले लेती है। इस वर्ष 21 से 23 मार्च तक बेंगलुरु में यह बैठक होगी। अनुमान है कि लगभग 1,500 प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लेंगे। हम आपको आरएसएस से जुड़ी कुछ खास बातें और बता देते हैं। आरएसएस से जुड़ी खास बातें बहुत गौर से समझने जैसी है। संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को केशवराम बलिराम हेडगेवार ने विजयदशमी यानी दशहरे के दिन नागपुर में की थी। आज भी नागपुर में संघ का मुख्यालय है। दशहरा को ही संघ की स्थापना का दिवस होता है। इस दिन पूरे देश में शस्त्र पूजन किया जाता है। संघ की पहली शाखा में कभी सिर्फ 5 लोग ही शामिल हुए थे, जबकि अब शाखाओं की संख्या भी 56,000 से अधिक है। संघ के देश विदेश में लाखों की संख्या में स्वयंसेवक हैं, जो विश्व हिंदू परिषद, सेवा भारती, विद्या भारती, संस्कार भारती, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति, विवेकानंद केंद्र, वनवासी कल्याण परिषद व मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सहित 55 से अधिक सहयोगी संगठनों में सेवाएं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी संघ की राजनीतिक शाखा माना जा सकता है। यह भाजपा के ही सत्ता में आने का असर है, जिसके चलते लोगों का संघ की तरफ पहले की तुलना में ज़्यादा रुझान हुआ है और पहले की तुलना में संघ को ज़्यादा उदारतापूर्वक पैसे मिल रहे हैं, ज़्यादा उदारतापूर्वक चंदा मिल रहा है। हालांकि संघ के पदाधिकारी सीधे इस बात को स्वीकार नहीं करते कि भाजपा से उनका सीधा रिश्ता है, लेकिन विचारधारा के धरातल पर यह अवश्य कहते हैं कि भाजपा उनकी विचारधारा के सर्वाधिक निकट है। लेकिन संघ के पदाधिकारी साथ ही ये भी कहते हैं कि कोई कांग्रेस का पदाधिकारी संघ की शाखाओं में आना चाहे तो उसका भी स्वागत है। आगे बढ़ो। सच यही है कि भाजपा का भवन संघ के सहारे टिका हुआ है। अंत में एक विशेष बात, संघ के सरसंघ चालक ही नए सरसंघ चालक के नाम की घोषणा करते हैं। कोई चुनाव नहीं होता, उत्तराधिकारी की घोषणा करने की यही रीत चली आ रही है। वर्ष 2024 में संघ 99 साल का हो चुका है। 2025 की विजयदशमी संघ की स्थापना के हिसाब से सबसे खास रहने वाली है, क्योंकि इस वर्ष संघ का 100वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। चलते चलते हम आपको थोड़ा सा संघ के एजेंडे के बारे में बता दें। शताब्दी वर्ष का एजेंडा संघ पहले तय कर चुका है। वर्ष 2024 में संघ ने अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश के साथ ही पंच परिवर्तन के लिए काम करने का संकल्प व्यक्त किया था। हम आपको 5 संकल्प बता रहे हैं। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने इसकी विस्तार से चर्चा की थी। संघ का शताब्दी वर्ष का एजेंडा सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, स्व आधारित जीवन शैली और नागरिक कर्तव्य रहेंगे। दोस्तों, आरएसएस से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद, नमस्कार।